एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीबडी इज हैप्पी, एवरीबडी इज डूइंग गुड। अब बात करते हैं कि इस सेशन के अंदर हम क्या देखने वाले हैं। बच्चे, जब अपन बात करते हैं लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी की, तो इंग्लिश सब्जेक्ट की जब बात करते हैं तो आपने ऑलरेडी पूरे चैप्टर्स को पढ़ लिया है, समरी कर ली है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स देख लिए हैं, PYQs कर लिए हैं, सैंपल पेपर्स कर लिए हैं। फिर भी वो जो घबराहट है वो क्यों नहीं जाती? फिर भी वो हाइप क्यों क्रिएट कर रखा है कि मुझे इंग्लिश में अच्छे नंबर नहीं मिल पाते? उसका बेसिक रीजन यही है कि प्रैक्टिस तो करा, बट प्रैक्टिस को सही तरीके से किया या नहीं किया। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू जब हम बात करते हैं लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी की। तो सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाती है बच्चे, कि रीडिंग, ग्रामर, राइटिंग एंड लिटरेचर, ये जो 3 सेक्शन के अंदर बातें डिवाइड होती है, तो नेचुरल सी बात है, हम सबको पता है कि लिटरेचर इज ऑफ 40 मार्क्स। तो लिटरेचर को हम छोड़ के तो पूरी तरह जा नहीं सकते। हाँ, वी डू हैव एन ऑप्शन कि जब हम बात करते हैं पहले बुक की फर्स्ट फ्लाइट की और दूसरे बुक की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की, तो वहां से एक एक चैप्टर हम छोड़ के जा सकते हैं। वैसे तो एक भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना चाहिए, बट क्यों छोड़ के जा सकते हैं? क्योंकि आपकी गलती हो गई, अपने पूरे साल मेहनत नहीं की। तो अब मौका जितना है उसको किस तरह से यूज किया जाए, टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट आपको डेफिनेटली यूजफुल लगेगा। तो लिटरेचर की बात है जब 40 मार्क्स की, तो हम उसको कैसे कंप्लीट करें? रीडिंग सेक्शन जो आ जाता है अपना 20 मार्क्स का, जिसे देख के अगेन बड़ी बेचैनी सी होती है। क्यों बेचैनी होती है? क्योंकि जो रीडिंग सेक्शन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक तो डिस्कर्सिव पैसेज, दूसरा आ जाता है अपना केस बेस्ड पैसेज। दैट मींस एनालाइज करते हैं उसको कि क्या डेटा बता रहा है, ग्राफ हमें क्या बता रहा है, पाई चार्ट हमें क्या बता रहा है, क्या कैलकुलेशंस है। कैलकुलेशंस मैथमेटिक्स में नहीं करते क्या? करते हैं। तो आपको आता है कि 80% अगर ये चीज बता रहा है, 20% अगर ये चीज बता रहा है, तो बस सबको अंडरलाइन करते चलो, नोट करते चलो। अब ये पैटर्न तो नहीं रहा कि अनसीन पैसेज आ चुका है हमारे सामने एंड आपने क्या करना है, एज इट इज लाइन उठानी है और आंसर लिख देना। नो 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 नो, इट्स अ बिग नो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सबसे पहले निकाल दो दिमाग से कि बहुत ईजी आने वाला है। डेफिनेटली ये भी कॉन्सेप्ट निकाल दो दिमाग से कि बहुत ज्यादा टिपिकल आने वाला है। अगर अपनी सही प्रैक्टिस चल रही है डिस्कर्सिव पैसेज को लेके, केस बेस्ड पैसेज को लेके, दैट मींस कि हमको टाइम मैनेजमेंट करना है। क्या मैनेज करना है? यू हैव टू मैनेज द टाइम। पहले भी बोला, अभी भी बोल रही हूं, आगे भी बोलूंगी कि ऑल्टरनेटिव डेज, वैसे तो मेरे हिसाब से हर दिन करो, बट अगर इतना भी टाइम नहीं है तो ऑल्टरनेटिव डेज एक एक पैसेज को उठाओ। लास्ट 3 दिन से पहले 30 पैसेज को उठाने से अच्छा है एक एक पैसेज को उठा लो हर दिन। ऑल्टरनेट डेज उठा लो, जैसे मैंने कहा ऑल्टरनेट डेज आप एक एक पैसेज उठाओ, टाइम को मैनेज करो। एक पैसेज को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, कैलकुलेट करो। धीरे धीरे अपने आप आपकी स्पीड बढ़ेगी, टाइम कम होता जाएगा। टॉपिक डालो कि मुझे डिस्कर्सिव पैसेज देखना है, मुझे केस बेस्ड स्टडी देखनी है, उस अकॉर्डिंग आप ऑल्टरनेट डेज प्रैक्टिस करो। कैसे आप नहीं लिख पाओगे आंसर एग्जाम में? सबसे पहली बात है खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रखना दैट यस आई कैन डू दिस, एंड डेफिनेटली इतनी प्रैक्टिस के बाद तो आप कर ही लेंगे। जब अपन लिटरेचर के बारे में बात करते हैं तो लिटरेचर में आपने कर लिए खूब सारे सैंपल पेपर डिस्कशन, आपने कर लिए PYQs डिस्कशन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर। क्या यही का यही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एज इट इज आने वाला है? पूछो अपने आप से, क्या एज इट इज आने वाला है? एग्जैक्टली एज इट इज नहीं आने वाला, बट चैप्टर जब अपन ने पढ़ लिया तो उसी से रिलेटेड चीजें आती हैं, बातों को घुमा के पूछा जाता है। तो जब हम लिटरेचर के बारे में बात करेंगे, अच्छा उससे पहले बात बता दो, कौन कौन से बच्चे जो फिलहाल ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को स्पोकन इंग्लिश की हैबिट है, उन लोगों को बुक्स को पढ़ने की हैबिट है। अगर मेरे बच्चे आपको बुक्स पढ़ने की हैबिट है, नॉवेल्स पढ़ने की हैबिट है, तो डेफिनेटली आप बोर नहीं होते। लेकिन अगर आपको नॉवेल्स पढ़ने की हैबिट नहीं है, आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, आपको स्पोकन इंग्लिश में दिक्कत आती है, आपका जो इंग्लिश है वो बिल्कुल बेसिक इंग्लिश है, तो क्या हम फेल हो जाएंगे एग्जाम में? बिल्कुल फेल नहीं होंगे। उसी की तो स्ट्रैटेजी है कि सैंपल पेपर जब आपने कर लिया, PYQs कर लिया, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट आता है कि जब अपन बात करते हैं ना लिटरेचर की, तो आप समरी को पढ़ें या समरी को सुने। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ भी नहीं पता चैप्टर के बारे, तो डेफिनेटली पहले समरी को सुनना, छोटे से छोटे समरी को सुनना। ये नहीं कि 1 मिनट के अंदर चैप्टर खत्म या 2 मिनट या 90 सेकंड के अंदर चैप्टर खत्म। चैप्टर इतना बड़ा है, वो 90 सेकंड के अंदर, 2 मिनट के अंदर खत्म होने वाला नहीं। हाँ, फिर भी 15 से 20 मिनट के अंदर चैप्टर को खत्म किया जा सकता है फटाफट पढ़ा के। लेकिन ये वीडियो, कोई सा भी वीडियो हो समरी का, उसको सुनने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू? यू हैव टू रीड इट। तो दोनों इंपॉर्टेंट है।
सुनने का कैपेसिटी भी हो गया, साथ में आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया, फिर आपने खुद उस पर्टिकुलर चीज को रीड करना है। समरी आपको खुद रीड करनी है। जैसे ही रीड करोगे, टाइम है तो एनसीईआरटी की बुक उठाना और एनसीईआरटी की पूरी लाइन पढ़ना, ऑटोमेटिकली आपको वर्ड्स मिलते जाएंगे जो आपको फ्रेम करने हैं अपने आंसर्स में। ये जो पिछले स्लाइड में मैंने लिखा था PYQs, यहां से क्या मिलता है? यहां से वर्ड्स ही तो मिलते हैं। वर्ड्स का चुनाव अगर आपने कर लिया, या मैं वोटिंग देने के बारे बात नहीं कर रही हूं कि आपको वोटिंग देनी है, बट सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स अगर आपने चैप्टर पढ़ते पढ़ते, समरी पढ़ते पढ़ते अगर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स प्रॉपर कर लिए, और वो कैसे होगा, वो अंडरलाइन कर करके ही होगा। एक चैप्टर के अंदर से 10 से 12 वर्ड आपको मिल गए, उन्हीं 10 से 12 वर्ड के साथ खेल के क्या हम अपने आंसर्स को फ्रेम नहीं कर पाएंगे? तो सबसे पहली बात है समरी सुनना। अगर कुछ भी नहीं आता चैप्टर के बारे तो सबसे पहले समरी सुनना। अगर आता है चैप्टर के बारे तो समरी को पढ़िए, एनसीईआरटी बुक को पढ़िए। पढ़ने के बाद आप अंडरलाइन करिए कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, और उन्हीं चीजों को आपने फ्रेम करना है अपने आंसर्स में। लेकिन एग्जैक्टली PYQ अगर पढ़ा, एक क्वेश्चन पूछा गया, रट लिया कि लेंचो से तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, वल्ली चैप्टर से तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, भोली में से तो यही क्वेश्चन आया था, एग्जैक्टली यू आर नॉट गोइंग टू गेट द सेम क्वेश्चन। तो लर्न करने वाली बात तो करते ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि लर्न करने के बाद अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है उसी पर्टिकुलर चैप्टर का अपने पेपर में, तो बच्चे कर देते हैं कॉपी पेस्ट। क्यों? क्योंकि कॉपी पेस्ट में भी तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लेकिन दिमाग लगाना भूल जाते हैं। एंड दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक which you have to learn, which you have to avoid। तो कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, वर्ड्स को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा आंसर थोड़ी कॉपी पेस्ट कर देंगे। वी आर नॉट गोइंग टू गेट द सेम खाना ऑन आवर एग्जाम अगेन, है कि नहीं? एक खाना पहले मिल चुका है PYQ में, तो क्या सेम खाना हमारे टेबल पे रख दिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं रखा जाएगा। फिर बात कर लेते हैं आपकी राइटिंग की। राइटिंग के कोई एडिशनल नंबर नहीं मिलते, आई एग्री, लेकिन राइटिंग इतनी तो साफ होनी चाहिए कि मैम को समझ में आ जाए, सर को समझ में आ जाए, तभी वो मार्क्स दे सकें। जब भी आपके पास आंसर शीट आएगी, आंसर शीट इस फॉर्मेट में अगर आपके सामने रखी हुई है, आंसर शीट इस फॉर्मेट में रखी हुई है, तो सबसे पहले मार्जिन बना लेना, साइड के स्पेस को छोड़ देना, क्योंकि जैसे ही अपन पेज को टर्न करते हैं, अब ये मत फोकस करना ये सीधा है उल्टा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है ना। जैसे ही पेज को अगर अपन टर्न करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह रह जाती है। पहले पेज में गलती कर दी लिखने में, तो फिर आपको बाद में रियलाइज होता है। तो जब पहले से ये बातें पता है तो क्यों ना हम इसका ध्यान रखें। बिफोर टेकिंग द एग्जाम, बिफोर गिविंग द एग्जाम नहीं होता। ओके, सो डोंट टेल मी कि मैम बिफोर गिविंग द एग्जाम होगा, इट इज ऑलवेज बिफोर टेकिंग द एग्जाम। नेक्स्ट बात करते हैं न्यू वर्ड्स। अगर स्पोकन इंग्लिश अच्छी है, यू आर ऑलरेडी कन्वर्सिंग इन इंग्लिश, तो आप न्यू वर्ड्स का डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हो, जो आप स्पोकन इंग्लिश में अपनी वोकैबुलरी में नॉवेल्स पढ़ पढ़ के आपने इंक्रीज किया है। लेकिन अगर नहीं अच्छी है या एंड मोमेंट में हाल फिलहाल लर्न कर रहे हैं, तो पंगा नहीं लेना है, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स होने के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो जब हम बात करते हैं लिटरेचर की 40 मार्क्स की, तो कैसे आप गेन कर सकते हैं? समरी सुन के, फिर पढ़ के, फिर अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, फिर 10 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, 15 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स किसी भी रेफरेंस बुक में से उठाइए, हर एक चैप्टर का पढ़िए, ऑटोमेटिकली आपको इतने सारे वर्ड्स मिल जाएंगे कि आपको आंसर्स कैसे फ्रेम करना है। और एग्जाम में आना है एक ही क्वेश्चन एक चैप्टर का, 4 क्वेश्चन नहीं आने उसी पर्टिकुलर चैप्टर से। हाँ या ना? सहमति है? हाँ या ना? तो ऐसे हम अगर पढ़ते गए तो डेफिनेटली हम अचीव कर पाएंगे मार्क्स, क्योंकि अभी भी हमारे पास टाइम है। ऐसा नहीं है द टाइम हैज गॉन। अगर हम लास्ट के, ऐसा तो नहीं बोलूंगी कि अगर लास्ट के एक दिन में पढ़े तो, क्योंकि वहां से तो हम तीर नहीं मार पाएंगे, लेकिन हाँ, जो सिली मिस्टेक्स कर देते हैं उसका ध्यान अगर अपन ने अभी से रख लिया, ना ही सिर्फ इंग्लिश के बारे बोल रही हूं, इनफैक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द सब्जेक्ट। स्टार्टिंग से ध्यान रख लिया कि कहाँ गलती होती है, कहाँ मुझे इग्नोर करनी है ऐसी चीज़ें, कहाँ मुझे ध्यान रखना है, तो डेफिनेटली गलती होनी ही नहीं है। गलती ही तो आइडेंटिफाई करनी है कि मैं गलती कहाँ करता हूँ। हर बच्चा अलग है, हर बच्चा अलग अलग जगह पे कुछ ना कुछ नई नई तरीके के मिस्टेक कर देता है। दिस इज व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई बाय योरसेल्फ। मैं नहीं आइडेंटिफाई कर पाऊंगी 100 बच्चे की गलती क्या है, हाँ या ना? फिर बात करते हैं कि जब कॉपी पेस्ट नहीं करना है, राइटिंग का ध्यान रखना है, न्यू वर्ड्स का आपको ध्यान रखना है, तो इससे जब अपना लिटरेचर स्ट्रांग हो जाएगा, तो लिटरेचर के साथ साथ आपका क्या पैसेज स्ट्रांग नहीं होगा? अगर हर ऑल्टरनेटिव डेज में आप पैसेज की प्रैक्टिस करो, वहीं से आपको आ जाएगा कि आंसर्स कैसे फ्रेम करना है। और सिर्फ सुनना मत, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सिर्फ रीड मत कर लेना सैंपल पेपर में से, पेन उठाना, बिकॉज पेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
है ना। पेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्यों? क्योंकि जब हम बोलते हैं, सुनते हैं, लेकिन जब बात आती है लिखने की, बहुत चीज लेके जाते हैं यहाँ पे, लेकिन जब लिखने की बारी बात आती है तो हाथ चलाते चलाते भूल जाते हैं कि चीजों को कैसे फ्रेम करना है। इसीलिए मैंने बार बार जोर दिया है कि ऑल्टरनेट डेज अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करो। कैसे नंबर नहीं आएंगे, कैसे नंबर नहीं आएंगे, दैट यू विल ऑल्सो सी। यू आर डेफिनेटली एबल, यू आर डेफिनेटली वर्थ टू स्कोर द नंबर। ग्रामर के बारे में बात करते हैं तो इनमें से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में से पक्की बात है 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। टेंसेस में से पक्की बात है 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। टेंसेस अगर समझ में आ गया तो क्या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट समझ में नहीं आएगा? जब हमें टेंसेस पता है कि प्रेजेंट टेंस कब लगाना है, पास्ट टेंस कब लगाना है, और बेसिक रूल हमें पता है कि किस नाउन के साथ कौन सी वर्ब लगानी है, सिंगुलर या प्लूरल, तो ऑटोमेटिकली अपन को सब कुछ आ जाएगा। जब टेंसेस आ गए तो आंसर्स फ्रेम करना भी आ जाएगा। जब आप आंसर फ्रेम करने बैठोगे ना मेरे बच्चे, तब आपको खुद पता पड़ता जाएगा कि अच्छा मैं प्रेजेंट में लिखना शुरू कर रहा हूं तो मुझे एंड तक मुझे सारी चीजें प्रेजेंट फॉर्म में ही लिखनी है। मैंने पास्ट में अगर आंसर लिखना शुरू कर दिया तो एंड तक मुझे हर चीज पास्ट के फॉर्म में ही लिखनी है। दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको याद रखना है। ये क्लियर हो गया। रिपोर्टेड स्पीच में भी तो टेंस ही बदल रहे हैं, और क्या बदल रहे हैं? एक कनेक्टर ऐड कर दे रहे हैं, प्रोनाउन का ध्यान रख रहे हैं, और उसके बाद आप टेंस बदल रहे हैं। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर जब अपन बात करते हैं राइटिंग सेक्शन की, तो ये तो गारंटेड है कि फॉर्मल लेटर जो है वो तो एक आना ही आना है। और इस फॉर्मल लेटर के अंदर क्या आना है? दैट इज आवर लेटर टू एडिटर आना है। तो ये जब अपन को पता है तो हम क्या उसके फॉर्मेट नहीं याद रख सकते? हम क्या उसकी वो सारा कंटेंट नहीं याद रख सकते कि अंदर किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है, मुझे कैसे कैसे फ्रेम करना है? चाहे लेटर हो, चाहे एनालिटिकल पैराग्राफ हो, दोनों चीज़ों में अगर अपन ने स्टार्टिंग की लाइन अच्छे से फ्रेम कर दी, अगर अपन ने एंड में कंक्लूडिंग लाइन अच्छे से लगा दी, वहीं हमने इंप्रेशन क्रिएट कर दिया। लिटरेचर के आंसर लिखते वक्त अगर आपने फ्रेमिंग अच्छे से कर दी, स्टार्टिंग की, एंड आपने अच्छे से कर दिया, वहीं से एग्जामिनर को पता पड़ जाएगा कि ये तो पढ़ा हुआ है बच्चा। इसका ये मतलब नहीं है कि बीच में कोई अपना फेवरेट गाना लिख के आ जाए, बीच में आंसर लिखना है, लेकिन वहां पे ज्यादा बहुत अच्छे शब्दों का यूज ना भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा। और इन सब की प्रैक्टिस के लिए पेन उठाना बहुत जरूरी है। कैसे? जब समरी पढ़ोगे एक चैप्टर का, उसके 10 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करोगे, अपने आप कोई सा भी एक क्वेश्चन उठाना, नहीं आया आंसर तो देख लेना। आई विल नॉट से कि नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आई कैन ऐड ऑन दिस ऑल्सो कि नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ऐसे ही नहीं कहावत बन गई कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ऐसे ही नहीं बनी कोई कहावत कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस डेफिनेटली करते हैं, देन यू विल बिकम परफेक्ट। एंड डू नॉट लूज होप, डू नॉट लूज कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ। दैट इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसका ध्यान रखो, हर एक चीज आप अच्छे से कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू।